दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में फाइनली ग्रुप डी की भर्ती आ चुकी है। इस वैकेंसी में टोटल 32,438 पद होंगे। तो ये रेलवे की काफ़ी बड़ी वैकेंसी होने वाली है। तो वो सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो कि 10th या फिर ITI पास आउट हैं और अगर आप इंडियन रेलवे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और इस वैकेंसी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को छोड़कर कहीं ना जाएं और वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में कि यहाँ पर टोटल कितने पद हैं। तो इस वैकेंसी में आपके टोटल पद होंगे 32,438। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर ये जो आपकी ग्रुप डी की पोस्ट है इसमें आपकी अलग अलग ट्रेड्स रहेंगी। तो यहाँ पर आपकी कौन कौन सी ट्रेड्स रहने वाली हैं और उन ट्रेड्स में कितने नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपकी पहली ट्रेड है पॉइंट्समैन बी। अब आप बोलेंगे कि पॉइंट्समैन बी क्या होता है और इसका काम क्या होता है। तो देखो, पॉइंट्समैन बी का काम होता है जो ट्रेन की जो लाइन्स होती हैं उनको बदलने का। इसके अलावा आप कह सकते हो कनेक्टिंग लाइनें साफ रखना, या फिर आप कह सकते हो ट्रेनों की शटिंग के दौरान जो वैगन्स होते हैं और जो कोच होते हैं उनको जोड़ने का और उनको अलग करने का काम जो है पॉइंट्समैन बी का होता है। तो यहाँ पर पॉइंट्समैन बी के लिए आपके नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 5,058। तो ये हो गई आपकी पहली ट्रेड। अब हम बात करेंगे इसकी अगली ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट ट्रेड है असिस्टेंट ट्रैक मशीन और इस ट्रेड के लिए आपकी नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 799। और ये जो पोस्ट है असिस्टेंट ट्रैक मशीन, इसके अंदर आपका काम होगा रेलवे ट्रैक की मरम्मत और उसका रख रखाव करना, यानी कि मेंटेनेंस का काम होगा यहाँ पर आपका। चलिए बात करते हैं इसकी नेक्स्ट ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट ट्रेड है असिस्टेंट ब्रिज और इसमें आपके नंबर ऑफ पोस्ट होंगी 301। और इस ट्रेड में आपका काम होगा जो पुल वगैरह बनते हैं उसमें आप एज ए हेल्पर काम करोगे। ओके, चलिए बात करते हैं इसकी नेक्स्ट ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट ट्रेड रहने वाली है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 और इसके लिए आपकी नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 13,187। आपकी नेक्स्ट ट्रेड है असिस्टेंट पी वे। अब आप बोलेंगे कि पी वे क्या होता है। तो पीवे का फुल फॉर्म होता है परमानेंट वे और इस पोस्ट के लिए आपकी नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 247। और पीवे ट्रेड का काम होता है पटरियों और रेलवे कोच की देखभाल करना, इसके अलावा स्टोर और डिपार्टमेंट की देखभाल करना या फिर रेलवे रोलिंग स्टॉक की सफाई करना। ठीक है, तो ये हो गया आपकी असिस्टेंट पीवे ट्रेड। यहाँ पर आपकी नेक्स्ट ट्रेड है असिस्टेंट C&W। C&W मीन्स कैरेज एंड वैगन और इस ट्रेड के लिए आपकी नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 2,587। यहाँ पर आपकी नेक्स्ट ट्रेड है असिस्टेंट TRD। TRD का फुल फॉर्म होता है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और इस ट्रेड के लिए आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है 1,381। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी नेक्स्ट ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट ट्रेड है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन और इस ट्रेड में आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है 2,012। यहाँ पर आपकी अगली ट्रेड है असिस्टेंट लोको शेड इन डीजल और यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है 420। आपकी नेक्स्ट ट्रेड है असिस्टेंट लोको शेड इन इलेक्ट्रिकल और यहाँ पर आपकी पोस्ट रहने वाली है 950। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट ट्रेड है असिस्टेंट ऑपरेशंस इन इलेक्ट्रिकल और यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है 744। अगली ट्रेड है असिस्टेंट TL एंड SE और यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी 1,041। चलिए बात कर लेते हैं आपकी अगली ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पर आपकी अगली ट्रेड रहेगी असिस्टेंट TL एंड SE इन वर्कशॉप और यहाँ पर आपके नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 624। और यहाँ पर आपकी लास्ट ट्रेड है असिस्टेंट वर्कशॉप इन मैकेनिकल और यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है 3,077। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी 32,438। तो दोस्तों ये थी आपकी ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि इसके फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे, इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या रहेगी, इसका जो है करेक्शन की डेट क्या रहेगी, उन सब के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 23 जनवरी 2025 से भरना शुरू हो चुके हैं, यानी कि आज से भरना शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 22 फरवरी 2025। ठीक है, और अगर बात करें करेक्शन डेट के बारे में, यानी कि अगर आप फॉर्म में कोई गलती कर देते हैं, फॉर्म भरते वक्त आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आप उसमें करेक्शन कब से और कब तक कर सकते हैं। तो करेक्शन डेट रहेगी 25 फरवरी 2025 से लेकर 6 मार्च 2025। इस डेट के दौरान अगर आपके फॉर्म भरने में आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप वापस करेक्शन कर सकते हैं। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, यानी कि इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको कितने रुपए फ़ी का पेमेंट करना होगा।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन मेल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स को इसका फॉर्म फिल करने के लिए 500 रुपये फी का पेमेंट करना होगा। और ये जो आपने 500 रुपये फी का पेमेंट किया है, इनमें से 400 रुपये आपको जब आप इसका सीबीटी एग्जाम दे देंगे तो उसके बाद आपको 400 रुपये वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। अब हम बात करेंगे उन सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि एससी से या फिर एसटी से, या फिर अगर आप कोई एक्स सर्विसमैन है, या फिर आप पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन्स विद डिसएबिलिटी बेंचमार्क वाले कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पर आपको इसका फॉर्म फिल करने के लिए 250 रुपये फी का पेमेंट करना होगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप कोई फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, चाहे आप जनरल से हो या फिर ओबीसी से या फिर ईडब्ल्यूएस से या फिर एससी या एसटी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, यहाँ पर आपको 250 रुपये फी का पेमेंट करना होगा। और उसके बाद जब आप इसका सीबीटी एग्जाम दे देंगे तो उसके बाद आपको 250 रुपये वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी इसकी एप्लीकेशन फ़ी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो भाई देखो, यहाँ पर जो आपकी एज है वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट के हिसाब से आपकी कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए और आपकी अधिकतम उम्र 36 साल तक होनी ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी उम्र में मिलने वाली छूट के बारे में। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अधिकतम उम्र में 3 साल तक की छूट यहाँ पर दी जाएगी। और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी आपकी एज यानी कि आपकी उम्र। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि इसमें मिलने वाले आपके वेतन के बारे में, आपकी सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो सैलरी है वो रहेगा 7 CPC लेवल 1 के हिसाब से 18,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो दोस्तों ये था इसका सैलरी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको या तो आप 10th पास हो या फिर आपके पास आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आपके पास ITI हो या फिर इसके समकक्ष कोई आपके पास कोई डिग्री हो, या फिर आपने जो है NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास हो। और ये जो भी आपका ITI या फिर इसके जो समकक्ष आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है या फिर आपके पास जो आपने NAC किया है, ये आपका NCVT से मान्यता प्राप्त होना ज़रूरी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें या तो आपको 10th पास होना ज़रूरी है या फिर आपके पास ITI या फिर इसके समकक्ष कोई क्वालिफिकेशन हो या फिर आपने NAC हो आपके पास। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी क्वालिफिकेशन है, 10th पास तो आजकल हर कोई होता ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहला होगा आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस CBT एग्जाम में आपके टोटल 4 पेपर होंगे, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। ये जो आपका CBT होगा इसमें आपको टोटल जो है 90 मिनट का समय दिया जाएगा इसको करने के लिए। और इसमें जो है आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे और ये 100 क्वेश्चंस आपके टोटल 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट्स PWBD यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क वाले कैंडिडेट्स है यानी कि जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स है, उनको यहाँ पर CBT एग्जाम क्लियर करने के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दूं कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप कोई गलत आंसर करते हैं तो आपका 1/3 यानी कि 1/3 नंबर काटा जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया इसका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में CBT क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और ये जो PET होगा वो आपका मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स के PET टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर एक तो आपको जो है 35 किलो वजन उठाकर करीब 100 मीटर तक आपको चलना होगा और इसके लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये जो आप 35 किलो वजन उठाकर चलेंगे ये आपको बीच में कहीं पर भी नीचे नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेल कैंडिडेट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो हो गया आपको 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर आपको चलना है। यहाँ पर आपका अगला टेस्ट होगा रनिंग का, और इस रनिंग में आपको 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर तक आपको दौड़ना होगा और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 4 मिनट 15 सेकेंड, और ये आपको एक ही चांस में करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका मेल कैंडिडेट्स का PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। चलिए बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के PET के बारे में। तो यहाँ पर आपको 20 किलो वजन उठाकर, मेल कैंडिडेट्स को 35 किलो वजन था और फीमेल कैंडिडेट्स को 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर तक चलना होगा 2 मिनट के अंदर, और आपको भी इसको जो है बीच में नीचे नहीं रखना है और इसके लिए आपको एक ही चांस दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो है 1000 मीटर की आपकी रनिंग होगी और इसके लिए आपको जो है 5 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया इसका PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट।
पीईटी क्लियर करने के बाद में इसके सिलेक्शन प्रोसेस में आपका अगला टेस्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जिसमें कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके मेडिकल के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है इसका मेडिकल। तो आपको बता दूं कि जो इसका मेडिकल होता है वो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल सा या इसमें मेडिकल होता है जिसको आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। बस आपको इसके मेडिकल को क्लियर करने के लिए फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। और अगर इसमें बात करें आपकी आंखों के टेस्ट के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट किस कैटेगरी में आती है उसके हिसाब से आपकी आंखों का टेस्ट होता है। तो अब आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो किस कैटेगरी में आती है। तो इसके लिए आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो। वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो पोस्ट किस कैटेगरी में आएगी, और उसके हिसाब से आपका जो मेडिकल होगा आंखों का वो क्या रहेगा। वैसे आपको बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए टोटल 6 कैटेगरी दी गई है। तो यहाँ हम पहले बात करेंगे A2 कैटेगरी के बारे में। तो अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट आपकी A2 कैटेगरी में आती है, तो इस कैटेगरी में आपकी जो डिस्टेंट विजन है, यानी कि आपको जो दूर से देखने की क्षमता है, जो आपकी दूरदृष्टि है, वो विदाउट ग्लासेस, यानी कि इसमें आपका चश्मा नहीं चलेगा, वो 6/9 और 6/9 होनी ज़रूरी है। और आपको बता दें कि इसमें आपका कोई फॉगिंग टेस्ट भी नहीं होगा। वहीं अगर बात करूँ आपके नियर विजन की, तो आपका नियर विजन भी विदाउट ग्लासेस ही होना चाहिए, यानी कि इसमें भी आपका चश्मा अलाउ नहीं किया जाएगा। और ये आपका नियर विजन हो सकता है 0.6 और 0.6, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो है कलर विजन टेस्ट, बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट, नाइट विजन और मैसोपिक विजन टेस्ट भी लिया जाएगा। यानी कि अगर आपको कलर विजन की प्रॉब्लम है तो आपको इसमें नहीं लिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका A2 कैटेगरी के लिए होने वाला आंखों का टेस्ट। अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में। तो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट कैटेगरी होती है, तो यहाँ पर आपकी अगली कैटेगरी है A3 कैटेगरी। तो अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट अगर A3 कैटेगरी में आती है, तो इसमें आपका डिस्टेंट विजन जो है वो विदाउट ग्लासेस या फिर विद ग्लासेस, यानी कि A3 कैटेगरी वाली पोस्ट के लिए चश्मा अलाउ है। अगर आप चश्मा पहनते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें आपकी बिना चश्मे के या फिर चश्मे के साथ में आपकी डिस्टेंट विजन जो है वो 6/9 होना ज़रूरी है। अगर बात करें नियर विजन की, तो नियर विजन में भी आपका चश्मा अलाउ है। तो आपका जो नियर विजन है वो चश्मे के साथ में या फिर चश्मे के बिना 0.6 होना ज़रूरी है। और इसके अंदर भी आपको जो है कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, नाइट विजन और मैसोपिक विजन का टेस्ट होगा। और इसके अंदर भी अगर आपको कलर विजन की प्रॉब्लम है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये थी आपकी A3 कैटेगरी। अब हम बात करेंगे B1 कैटेगरी के बारे में। तो B1 कैटेगरी के अंदर भी आपका चश्मा अलाउ किया जाता है। तो इसमें आपका जो डिस्टेंट विजन है वो चश्मे के साथ में या फिर बिना चश्मे के 6/9 और 6/12 होना ज़रूरी है। और जो आपका नियर विजन है वो आपका 0.6 और 0.6 होना ज़रूरी है, चश्मे के साथ या फिर बिना चश्मे के साथ। और इसके अंदर भी आपका कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, नाइट विजन और मैसोपिक विजन का टेस्ट लिया जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में। तो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट कैटेगरी आती है B2 कैटेगरी, और इस कैटेगरी के अंदर भी आपका चश्मा अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो डिस्टेंट विजन है वो 6/9 और 6/12 होना ज़रूरी है, और नियर विजन है वो 0.6 और 0.6 होना ज़रूरी है, दोनों आंखों से, विद और विदाउट ग्लासेस। और यहाँ पर आपको बता दूं कि B2 कैटेगरी में आपका कलर विजन टेस्ट नहीं लिया जाता है, यहाँ पर आपका बाइनोक्यूलर विजन टेस्ट लिया जाता है। अब बात करेंगे C1 कैटेगरी के बारे में। तो C1 कैटेगरी में भी आपका चश्मा अलाउ किया जाता है। तो अगर आपने चश्मा लगा रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आपका डिस्टेंट विजन बिना चश्मे के या फिर चश्मे के साथ में 6/12 और 6/18 होना ज़रूरी है। और आपका जो नियर विजन है उसमें आपका जो आई साइट है वो 0.6 और 0.6 होना ज़रूरी है, विद और विदाउट ग्लासेस। और इसके अंदर आपका जो है कोई किसी भी तरह का कोई बाइनोकुलर विजन टेस्ट या फिर कलर विजन टेस्ट नहीं होता है। अब फाइनली हम बात करेंगे इसकी लास्ट कैटेगरी के बारे में, जो कि है C2 कैटेगरी। तो C2 कैटेगरी के अंदर भी आपका चश्मा अलाउ किया जाता है। अगर आप चश्मा लगा रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर जो आपका आई साइट है, डिस्टेंट विजन जो है वो आपका 6/12 होना ज़रूरी है। और जो आपका नियर विजन है वो भी, उसमें भी चश्मा अलाउ किया जाता है, वो भी आपका होना ज़रूरी है 0.6। और इसके अंदर भी आपका किसी तरह का कलर विजन टेस्ट वगैरह नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका मेडिकल और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। अब हम फाइनली बात करेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 22 फरवरी 2025। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती के बारे में, जिसमें कि टोटल 32,438 पद है। और आपको बता दूं कि ये वैकेंसी जो है वो आज से, यानी कि 23 जनवरी 2025 से इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल भरना जो है शुरू हो चुके हैं। और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 22 फरवरी 2025। तो आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म फिल कर लें। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और फ्यूचर में इस चैनल पर
इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।